नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी की यूनिट 4 की आज क्लास नंबर 4 है। ठीक है, वो मैंने पिछले वाली क्लास में बोल दिया था कि ये क्लास नंबर 4 है, तो ऐसा नहीं है। वो क्लास नंबर अपनी 3 थी, वो मेरी थोड़ी सी भूल हो गई मुझसे। ओके, तो वो क्लास नंबर 3 थी और आज वाली क्लास नंबर 4 है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको सब कुछ सीक्वेंस से मिलेगा। ठीक है, क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है और व्यक्तित्व परीक्षण किस किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि वे सामाजिक वातावरण में किस प्रकार से अपने प्रभाव को दर्शाता है और उसके द्वारा समाज में समायोजित रहता है, तो ऐसे प्रयासों को व्यक्तित्व मापन या परीक्षण के संसाधन कहते हैं। अर्थात यदि हम देखना चाहें कि ये कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, तो वो समाज में किस प्रकार से रहेगा, वो समाज में किस प्रकार का नेचर शो करेगा, वो समाज के साथ कैसे सामंजस्य बैठाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना पड़ता है, व्यक्तित्व का मापन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। 3 तरह की विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की। एक है मनोविश्लेषण विधि, एक है प्रक्षेपी विधि और एक है अप्रक्षेपी विधि। तो हम आज मनोविश्लेषण विधियां और प्रक्षेपी विधियां, इन दो के बारे में पढ़ेंगे और कल हम अप्रक्षेपी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 5 के अंतर्गत। तो सबसे पहले मनोविश्लेषण विधियां हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो मनोविश्लेषण विधियां जैसे नाम से स्पष्ट है, मनोविश्लेषण मन का विश्लेषण। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति के मन या मस्तिष्क से संबंधित जो विचार होते हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है और उनको जानने का प्रयास करते हुए उसे सामाजिक वातावरण में पहचानने का प्रयास किया जाता है, तो वो मनोविश्लेषण की विधियां कहलाती है। और ये 2 तरीके की होती है। अर्थात जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में, ठीक है, जो विचार चल रहे हैं, हम उनको जानने का प्रयास करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो सामाजिक वातावरण में उसको लेकर के, सामाजिक वातावरण को लेकर उसके मन और मस्तिष्क में क्या डाटा स्टोर है। तो उसके लिए 2 विधियां हैं। ये दोनों ही मनोविश्लेषण के अंतर्गत ही आती है। पहला है स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि। इसमें क्या किया जाएगा, ये विधि दी थी फ्रांसीसी गाल्टन ने। ठीक है, किसने दी थी? फ्रांसीसी गाल्टन ने दी थी। ठीक है, और इसके अनुसार जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की हमें पहचान करनी होती है, उसके समक्ष हम 50 से 100 शब्द प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तथा संबंधित व्यक्ति से ये विचार प्रकट करवाते हैं तथा उसके द्वारा प्रस्तुत विचारों का विश्लेषण करते हुए व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। ये विधि 1879 ईस्वी में दी गई। अब देखो, मैं बता देता हूँ बात क्या है मेन देसी भाषा में, कि स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि में क्या किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति लाएंगे और उसके बारे में उसके ऐसे लिखेंगे, जैसे पेज देंगे और उस पेज पर लिखेंगे पेन। अब उसको बोलेंगे कि पेन के बारे में 2 मिनट बोलना है, तो वो बोलेगा कि पेन है वो बहुत ही मतलब यूजफुल संसाधन है, एक अच्छी अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से हम अपने मनोभावों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उससे पूछेंगे कि धोखा, तो अब धोखा के बारे में बोलो। फिर बोलेंगे घर के बारे में बोलो। बुजुर्ग के बारे में बोलो। ऐसे उसके सामने 50 से 100 शब्द प्रस्तुत करेंगे और वो उन शब्दों पर किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, इसके आधार पर हम आइडिया लगाएंगे कि वो समाज को लेकर क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण कैसे। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि किसके अंतर्गत आती है, तो ये एक अप्रक्षेपी प्रकार की विधि है। ठीक है, और एक मनोविश्लेषण प्रकार की विधि है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनेगा, स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि किसने दी? फ्रांसीसी गाल्टन ने दी। कब दी? 1879 ईस्वी में दी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब देखो, स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि वैसे तो मूल रूप से मनोविश्लेषण वर्ग की है, परंतु फ्राइड और इसके जो शिष्य थे जुंग, उन्होंने इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया और इसे प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में पहचान दिलवाई। वैसे तो ये मूलतः मनोविश्लेषण के अंतर्गत आती है स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय विधि, लेकिन जुंग ने इसको इतना प्रयोग कर करके इतना प्रयोग किया और ट्राई किया कि इसको प्रक्षेपी में डाल दें। क्योंकि हम प्रक्षेपी में वो चीज होती है जिसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के विचारों को किसी अन्य चीज पर प्रक्षेपित करवाया जाता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी जो उसके मन के विचार हैं उनको शब्दों पर प्रक्षेपित करवाया जा रहा है एक तरीके से। तो इसलिए उन्होंने प्रक्षेपी में डालने का प्रयास किया। हालांकि आपसे यदि पूछे तो आपको मनोविश्लेषण करना है। ओके, आगे देखो, इसके लिए जुंग ने 100 शब्द तैयार किए थे, जिनमें से व्यक्ति जिस शब्द को पहली बार पसंद करता है उसके आधार पर व्यक्तित्व को जाना जाता है। अब जुंग ने क्या कहा? जुंग ने कहा कि आप तो क्या करते हो, 50 से 100 शब्द प्रस्तुत करते हो और बच्चा उनके ऊपर अपने विचार प्रकट करता है, बच्चा व्यक्ति जो भी है,
ठीक है। और फिर आप उसके आधार पर आइडिया लगाते हो, मैं तो आपसे एक्सपर्ट हूँ। बोले कैसे? कि मैं बच्चे के सामने या व्यक्ति के सामने 100 शब्द प्रस्तुत करता हूँ, एक पेज पे लिख के देता हूँ और उसको बोलता हूँ इसमें से सबसे शानदार ढूंढ ले, तो वो जिस पर गोला बनाता है ना, उसी के आधार पर मैं व्यक्तित्व का आइडिया लगा देते हूँ। बोले ठीक है भाई, तुम महान हो, जुंग को बोला। अब देखो आगे आती है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि, तो स्वप्न विश्लेषण विधि है, ये भी क्या है, ये भी इस मनोविश्लेषण विधियों के वर्ग की है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो ये फ्राइड ने दी थी 19वीं ईस्वी में। तो किसने दी और कब दी, इसके आधार पर ही 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो 2 क्वेश्चन तो इससे बन गए। इन्होंने विचार दिया था कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना होता है, उसको यह बताना होगा कि जो भी तुम्हें स्वप्न में घटनाक्रम दिखाई देता है उसे स्मृति में रखो, तथा उसके बाद उसने स्वप्न में जो कुछ भी देखा उसे मौखिक रूप से पूछ कर या लिखवा कर विश्लेषण किया जाता है। ये तो मुझे कुछ खास दमदार नहीं लगी। वैसे स्वप्न विश्लेषण विधि का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, कब दी गई, किसने दी, वगैरह वगैरह। अब ये तो कहता है कि कोई भी आदमी से पूछो कि तूने सपना देखा, कि हाँ देखा, कि बता क्या क्या दिखाई दिया तुझे सपने में, तो वो सारा बताएगा और उसके आधार पर ये व्यक्तित्व का अनुमान लगाएगा कि अच्छा इसके नियत में हरदम ये रहता है, तब इसने ये स्वप्न देखा, तो इस आधार पर ये दिखा है। लेकिन अब बताओ, कोई भी व्यक्ति बताएगा कि उसने क्या क्या सपना देखा, पूरा डिटेल से बताएगा? क्या उसे पूरा याद रह जाएगा? पहले बात तो याद नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिन लोगों को याद रहता है अच्छे तरीके से, तो वो ये थोड़ी बताएंगे कि आज मेरे सपने में ये आया, तो नहीं बताएंगे ना। तो अब देखो, तो ये इतनी विश्वसनीय नहीं होती है। ठीक है, अब विश्वसनीय कौन सी होती है? प्रक्षेपी विधियां। क्यों? क्योंकि प्रक्षेपी विधियों में तो उसको खुद को ही पता नहीं चल रहा होता है कि मेरा परीक्षण किया जा रहा है, तब जो निष्कर्ष आते हैं ना, वो ज्यादा एक्यूरेसी वाले, ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रक्षेपी पर मनोविश्लेषण में हमने पढ़ लिया, एक तो स्वप्न विश्लेषण विधि और एक शब्द शास्त्रीय विधि, 2 थे, दोनों का हमने अध्ययन कर लिया। और अब हम आगे चलते हैं अपन प्रक्षेपी की ओर। तो प्रक्षेपी क्या है? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सरल या आसान तरीके से जानना संभव नहीं होता है, तब उस व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे आधार या प्रसंग पर आरोपित करवाते हुए जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रक्षेपी परीक्षण कहलाता है। अर्थात जब हम कोई भी जो विचार है उनको सरल तरीके से नहीं जान पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके विचारों को दूसरी चीज पर प्रक्षेपित करवा देते हैं। कैसे, अभी पता चलेगा। इसमें पहला टेस्ट आया शाही धब्बा परीक्षण, इसे IBT बोलते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, ये हरमन रोसा ने दिया, 1921 में दिया, और ये मनोचिकित्सक थे स्विट्जरलैंड के। तो 3-4 क्वेश्चन सीधा यहीं से। शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया, शाही धब्बा परीक्षण कब दिया, हरमन रोसा कहाँ के निवासी थे, ये क्वेश्चन। इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे। ये क्वेश्चन और बनेगा कि शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी थी? 10। उनमें से 5 कार्ड तो काली और सफेद शाही के धब्बे होते थे, 2 कार्ड है वो काली प्लस लाल और सफेद शाही के धब्बे होते थे। काली प्लस लाल मतलब कत्थई, गेरुआ रंग। और 3 कार्ड है वो बहुरंगी होते थे, और काली प्लस लाल रंग को कत्थई रंग कहा जाता था। अतः कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी होती थी? 2। इनमें जो सफेद रंग के धब्बे होते थे वे कागज का रंग था एक्चुअल में। कैसे? अब जैसे भाई मैं ऐसे यहाँ पर धब्बे लगा कर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे एक पेज ऐड कर लूँ। अब मैं आपको धब्बे लगा कर दिखाता हूँ, जैसे ये लो, ये मैं धब्बे लगा रहा हूँ ये। अब मैं बोलूं कि मैंने इस पेज पर काले और लाल रंग, सफेद रंग के धब्बे लगा दी, तो सफेद रंग के धब्बे मैंने लगाए नहीं है। अब देखो इनके बीच में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सफेद रंग के धब्बे लगाए हुए हैं। अभी देखना, आपको दिखेगा, ऐसा लगने लग जाएगा आपको। जब ये ज्यादा हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा। ठीक है, तो अब मैं पूछूं आपसे, कोई नया है, उसको पता नहीं रहेगा कि ये पेज है, तो वो क्या सोचेगा कि काला है और बीच बीच में सफेद रंग के क्या लगाए हुए हैं? धब्बे लगाए हुए हैं। लेकिन सफेद रंग के अक्षर में धब्बे नहीं है, वो तो इस पेज का ही रंग है। ये बात कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? तो ये ऐसा है। तो आगे बढ़ते हैं। और इस परीक्षण में जिस व्यक्ति का परीक्षण करना होता है उसे ये कार्ड एक एक करके दिखाया जाता है, तथा उन्हें देखकर व्यक्ति जो विचार प्रकट करता है उसके आधार पर क्या करते हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। ये रहा, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। और देखो अब इसमें आपसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी? 2। काले और लाल शाही के धब्बे कितने कार्डों पर है? 5 कार्डों पर। बहुरंगी कार्ड कितने हैं? 3 कार्ड। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? और देखो इन कार्डों में 5 कार्ड न्यूनतम एक ही प्रकार की शाही के होते हैं। तो 5 कार्ड है तो ये न्यूनतम एक ही प्रकार की शाही के हैं, काली शाही के। क्यों? क्योंकि सफेद तो कागज करेंगे। इस परीक्षण का उपयोग मानसिक रोगी व असामाजिक लोगों के लिए किया जाता है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। आगे बात समझ में?
तो आगे बढ़ते हैं। जो चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो, 2 कार्ड ऐसे हैं जिन पर लाल प्लस काली स्याही के धब्बे होते हैं, वे कत्थई रंग के नजर आते हैं। क्वेश्चन आएगा कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी होती है? 2। अब अगला है, यह भी प्रक्षेपी का है, कहानी वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, स्टोरी कंप्लीट टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या किया जाएगा? पहली बात, यह दिया किसने था? तो 1930 ईस्वी में दिया, पाइन एवं टेंडलर ने दिया। तो इन दोनों का नाम कि भाई ये परीक्षण दिया किसने था और दिया कब था, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी। और इस परीक्षण का विकास बाद में 1940 ईस्वी में किसने किया? रोयडा और हाइड्रेट के द्वारा किया गया, और इन्होंने केवल वाक्य पूर्ति परीक्षण को ही आगे बढ़ाया। मतलब कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण दोनों थे, लेकिन रोयडा और हाइड्रेट ने इसका विकास किया 1940 में, तो इन्होंने सिर्फ वाक्य पूर्ति परीक्षण को ही आगे बढ़ाया, कहानी पूर्ति परीक्षण को इन्होंने महत्व नहीं दिया। इसमें व्यक्ति को कुछ अधूरे वाक्य दे दिए जाते हैं तथा उनको पूरा करवाते हुए जानने का प्रयास किया जाता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे हम बोलेंगे जब से तुमको, अब आगे बोलेंगे कि अब आगे तुम इनको कंप्लीट करो, तो कोई बोलेगा कि जब से तुमको देखा डूब गए हम, जब से तुमको देखा भूल गए हम, ऐसे। तो वो कैसे करते हैं? उसने तो आज हद कर दी, तो ऐसे वो क्या बताता है? इसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, थेमेटिक अप्रोच टेस्ट। यह परीक्षण 1935 ईस्वी में हेनरी एडवर्ड मूरे ने दिया। सीधा क्वेश्चन TAT किसने दिया? ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। और 1938 में इसमें मॉर्गन भी शामिल हो गए। तो ऐसा भी आता है ऑप्शन में कि यह परीक्षण किसने दिया? तो मॉर्गन एंड मूरे ने दिया। और वर्तमान में इस परीक्षण में दोनों का सम्मिलित योगदान माना जाता है, और यह परीक्षण 14 से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए होता है। तो प्रश्न आएगा कि TAT उपयुक्त है 14 से अधिक के लिए, 14 से कम के लिए, 18 से अधिक के लिए, 18 से कम के लिए, तो वहां ध्यान रखना। इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, ये संख्या ध्यान में रखना। इसमें 30 कार्ड तो चित्रित होते हैं, एक कार्ड सादा होता है, व्हाइट पेज होता है। ठीक है, अब इसमें किया जाता है, इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए कॉमन होते हैं, और एक कार्ड होता है वो खाली होता है। अब इस परीक्षण में क्या किया जाएगा? प्रतिभागी को सबसे पहले उसके लिंग के अनुसार 10 कार्ड दिए जाएंगे। पहले तो 10 कार्ड देंगे, पुरुष हो गए तो पुरुष को देंगे, और महिला होगी तो महिला को देंगे, तथा उन कार्डों पर बने चित्रों के आधार पर उसे कहानी लिखने के लिए बोलेंगे, और प्रत्येक कार्ड की कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का समय होगा। और इस प्रकार से वे 50 मिनट में 10 कार्डों के लिए कहानियां लिख देता है, और उसके बाद 24 घंटे का लेंगे ब्रेक, और उसके बाद में 10 कॉमन कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए भी दिए गए समय में कहानियां लिखनी होती है। अंत में एक सादा कार्ड दिया जाता है, तो जिस पर चित्र भी वही बनाता है और कहानी भी वही लिखता है। एक सादा कार्ड देंगे कि तू तेरे मनपसंद चित्र बना और उसके बारे में कहानी लिख, और इस तरह एक व्यक्ति के परीक्षण में अधिकतम 21 कार्डों का उपयोग होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन कई एंगल से बनता है कि टोटल कार्डों की संख्या 31, चित्रित कार्डों की संख्या 30, सादा कार्ड 1, मतलब 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड दोनों के लिए। एक व्यक्ति के परीक्षण में अधिकतम कितने कार्डों का उपयोग होता है? 21। तो कई लोग 31 कर देते हैं, उनको नहीं पता कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो 10 तो पहले लिंग के अनुसार देंगे दोनों को, फिर दोनों को 10-10 कॉमन देंगे, और फिर दोनों को 1-1 सादा देंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुष हो कितने कार्डों का उपयोग किया? 21। ठीक है, अब देखो, अब एक लास्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण। यह भी प्रक्षेपी है, CAT, चाइल्ड अप्रोच टेस्ट। इसके प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बेलक। इन्होंने 1948 ईस्वी में ये दिया था CAT, और इसका विकास करता था डॉक्टर अर्नेस्ट 1951। तो पहला तो इनका नाम और इनकी डेट को लेकर क्वेश्चन आएगा, डन नहीं। और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या होती थी 10, तो कार्डों की संख्या को लेकर पूछेगा। इन कार्डों पर पशु पक्षियों को मानव व्यवहार करते हुए चित्र बने होते हैं, जैसे हाथी खाना बना रहा है, बंदर बाल कतर रहा है, ऐसे। बाकी क्या कर रहा है? जैसे कि लोमड़ी लैपटॉप चला रही है, ऐसे चित्र देंगे। और ये 3 से 11 वर्ष की आयु के लिए, तो आयु का एज वाला भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और क्या आयु के बालकों का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है? और इन परीक्षणों का जो भारतीयकरण है वो डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया? तो डॉक्टर उमा चौधरी ने। ठीक है, अब आज हमने प्रक्षेपी पढ़ लिया और मनोविश्लेषण पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे हम अप्रक्षेपी के बारे में। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में एक बार हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम इसका जो क्वेश्चन वगैरह हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन कि CAT परीक्षण, चाइल्ड अप्रोच टेस्ट, किस श्रेणी के परीक्षण है? तो ये प्रक्षेपी है। TAT, थेमेटिक अप्रोच टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? तो मॉर्गन और मूरे ने। CAT परीक्षण में किस आयु के लोगों का परीक्षण किया जाता है? तो बच्चों वाले में 3 से 11। मनस्तापी का क्या अभिप्राय है? मानसिक रूप से कमजोर।
व्यक्तित्व निर्माण का प्रारंभ किस आयु में शुरू हो जाता है? तो जन्म से 5 वर्ष में व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ध्यान में रखना। टीएटी परीक्षण में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण में अधिकतम कितने कार्डों का उपयोग होता है? तो 21 कार्डों का उपयोग होता है। टीएटी परीक्षण कितने सत्रों में पूरा होता है? तो 2 सत्रों में। ठीक है, तो पहले 10 कार्ड देंगे, फिर 24 घंटे का ब्रेक आएगा, फिर और 10 कार्ड और लास्ट में एक सादा देंगे। तो कितना हो गया? 2 सत्र में चला। शायद धब्बा परीक्षण में न्यूनतम एक रंग से बने कार्डों की संख्या 5, क्योंकि 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ काला रंग होता है और बाकी जो व्हाइट होते हैं वो क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। व्हाइट क्या होता है? पेज का रंग होता है, सॉरी। और शायद दवा परीक्षणों का अधिकतम उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। आई बात समझ में? तो आज जितना पढ़ा उसका अपना टेस्ट हो गया, पर्सन हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लो ताकि आपको नोट्स लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।